हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम अपना फोर्थ वीडियो लेकर आए हैं, या ऐसा कहें कि अपनी सीरीज का फोर्थ पार्ट आज आप सभी के सामने डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो है आपका फॉरेन ट्रेड से लेके। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है विदेशी व्यापार। आज हम अपनी सीरीज का पार्ट 4 में फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी के पास आपकी बुक्स होगी, आप लाइन बाय लाइन बुक्स से पढ़ेंगे और हम आपको यहाँ से समझाएंगे। जैसा कि दिया गया है फॉरेन ट्रेड में कि इंडिया हैड एक्वायर्ड इमिनेंस इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड सिंस एंशिएंट टाइम्स। यानी कि हम सभी को पता है कि इंडिया का जो इमिनेंस है, जो श्रेष्ठता है, जो महानता है, वो फॉरेन ट्रेड के एरिया में एंशिएंट टाइम से ही बहुत ज़्यादा आवश्यक थी। रोमन्स ने इंडिया को द सिंक ऑफ बर्स बुलियन, यानी कहें तो सोने की खान कहा, या विश्व के सोने का भंडार कहा। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे, जब उन्होंने इंडिया पे रूल किया तो यहाँ से सारा सोना ले गए और यहाँ पे जो सोने की कमी कर गए। पहले सोने को, हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। सोने की चिड़िया। ब्रिटिशर्स ने यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो इंपोर्ट किया अपनी कंट्री में, हमारी कंट्री से, जिससे कि हमारी कंट्री का जो गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। इस वजह से हमारा देश बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस में चला गया। आगे बढ़ते, प्रायर टू द ब्रिटिश रूल इंडिया वाज अ वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया एक बहुत चर्चित एक्सपोर्टर था फिनिश गुड्स के लिए, जैसे कि फाइन कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स, आयोरी वर्क्स एंड प्रीशियस स्टोन्स, इन सभी के लिए फेमस था। लेकिन ब्रिटिश कन्वर्टेड इंडिया इनटू अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया को नेट एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल के लिए और इंपोर्टर बना दिया फिनिश गुड्स के लिए। यानी हम ब्रिटिशर्स से फिनिश गुड्स लेते थे और अपने यहाँ से वो लोग रॉ मटेरियल को लेके जाते थे। इट वाज आल्सो ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड परस्यूड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये सब किस कारण से हो रहा था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भेदपूर्ण पॉलिसीज लगाई गई टैरिफ और ट्रेड से रिलेटेड, वो बहुत ही ज़्यादा इंडिया के लिए या हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा गलत थी। स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई हैं नीचे, उन्हें वन बाय वन अपन देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, नेट जो इंडिया था वो नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बन गया और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। यानी कि ब्रिटिश से फिनिश गुड्स आता था और यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था। लिखा है, ड्यू टू एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड इंडिया बिकम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो, शुगर एक्सेट्रा। ये सभी चीज़ें यहाँ से ब्रिटिश लोग अपने यहाँ पे ले जाते थे। एट द सेम टाइम, उसी समय की बात,
इट बिकेम नेट इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इंडिया नेट इम्पोर्टर बन गया किसका? फिनिश गुड्स का। प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्री, जो फिनिश गुड्स कहाँ प्रोड्यूस होते थे? ब्रिटिश इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होते थे। अवर इम्पोर्ट्स इंक्लूडेड कॉटन, सिल्क एंड वूलन क्लॉथ besides several types of capital goods produced in England। कॉटन से, सिल्क से, वुलन क्लॉथ्स बनाए जाते थे और काफ़ी तरह के जो कैपिटल गुड्स थे वो सभी कहाँ प्रोड्यूस होने लगे? इंग्लैंड में। कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट रिफ्लेक्टेड अटर बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जब एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट में जो कंपोजिशन था उसने काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाला हमारी इंडियन इकोनॉमी की बैकवर्डनेस में। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने से पहले हम थोड़ा स्विच कैनल के बारे में पढ़ेंगे। स्विच कैनल एंड एक्सेस ऑफ इंडियन मार्केट्स। लिखा है इसमें, इट इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस इस्थमस ऑफ स्विच इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। एक आर्टिफिशियल वाटरवे था जो रन करता था नॉर्थ टू साउथ, ये इस्थमस ऑफ पनामा से होते हुए आता था जो नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट में था। कैनल प्रोवाइड करता था डायरेक्ट ट्रेड रूट बिटवीन यूरोपियन और अमेरिकन पोर्ट्स एंड पोर्ट लोकेटेड इन द साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका एंड ओशिनिया by removing the need to sail around अफ्रीका। मेरे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है स्विच कैनल से रिलेटेड वो है कि ओपनिंग ऑफ स्विच कैनल। ओपनिंग ऑफ स्विच कैनल में हम पढ़ेंगे कि स्विच कैनल ओपन हुआ वो 1869 में हुआ। ऐसा मैचिंग बना के आपसे पूछ लिया जाता है कि स्विच कैनल 1869 significantly reduce the cost of transportation of goods between Britain and India। इसने क्या रिड्यूस किया? ट्रांसपोर्टेशन का गुड्स जो कि ब्रिटेन और इंडिया के बीच में होता था। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्रमोटेड मोनोपोली कंट्रोल इन इंडिया फॉरेन ट्रेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी इंडिया पे क्या बना ली थी? मोनोपोली बना ली थी। आगे पढ़ेंगे हम मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। मोनोपोली के लिए हम एकाधिकार का यूज करते हैं। अकेले किसकी चले? ब्रिटिश गवर्नमेंट की चले। लिखा ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री केम अंडर मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हमारे जो इंपोर्ट थे एक्सपोर्ट थे वो पूरे किसके कंट्रोल में आ गए थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंट्रोल में आ गए थे। इन द कंटेस्ट टू ऑब्जर्वेशंस आर ऑफ क्रिटिकल सिग्निफिकेंस। दो ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। पहली ऑब्जर्वेशन थी मोर देन 50% ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन। यानी 50% से ज़्यादा जो इंडिया फॉरेन ट्रेड थी वो किसके तरफ थी? ब्रिटेन के। रेस्ट जो बची रही 50% ट्रेड वाज डायरेक्ट टुवर्ड्स चाइना, सीलोन यानी श्रीलंका एंड पर्सिया यानी ईरान। The control of Britain over India's trade intensified after the opening Suez Canal in 1869। 1869 स्विच कैनल ओपन हुआ। उसके बाद जो इंडिया फॉरेन ट्रेड था वो ब्रिटेन के कंट्रोल में बहुत तेजी से, इंटेंसिफाई मतलब तेजी से बढ़ा। सेकेंड है भाई एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स यानी रॉ मटेरियल जो था उसका जो एक्सपोर्ट था कहाँ से? इंडिया से। सप्लाइड इनपुट टू द ब्रिटेन ब्रिटिश इंडस्ट्री इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन प्रोवाइड अ ह्यूज मार्केट टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री। यहाँ से रॉ मटेरियल का जाना, वहाँ से फिनिश गुड्स का इंडिया में आना, ये सभी ब्रिटेन को प्रोवाइड कराता है क्या? एक बहुत बड़ा मार्केट। किसके लिए? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए। आगे बेटा हम पढ़ते हैं फिर हम ड्रेन ऑफ वेल्थ को पढ़ेंगे। पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ में, ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ में हम देखेंगे कि जो ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे वर इनकर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू मैनेज देयर कॉलोनियल रूल इन इंडिया। जितने भी खर्चे थे सब कहाँ से लिए जाते थे? इंडिया से। आल्सो ह्यूज एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट
to fight wars in pursuit of their policy of imperialism. Next, they were all the expenses were borne by Indian exchequer. नेक्स्ट दिया बेटा इसमें दिस इम्प्लाइड अ ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ, ये इम्प्लाई करते हैं क्या, इंडिया के वेल्थ को डिक्लाइन। इंपेरियलिज्म मतलब होता है साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद, और एक्सचेकर माने होता है राजस्व, रेवेन्यू। इंडिया के रेवेन्यू से सारे खर्चे दिए जाते थे, इस वजह से इंडिया की जो वेल्थ थी वो पूरी तरह से क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। बेटा आगे इसमें पढ़ते हैं हम, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। सरप्लस ट्रेड हो रहा था लेकिन बेनिफिट किसको हो रहा था, सिर्फ ब्रिटिशर्स को हो रहा था। लिखा है सरप्राइजिंगली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम अवर एक्सपोर्ट एक्सीडेड अवर इम्पोर्ट, यानी हमारे जो एक्सपोर्ट थे वो किससे ज़्यादा थे, इम्पोर्ट से। इट इम्प्लाइड अ सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या रही थी, सरप्लस। लेकिन इस सरप्लस का फायदा कौन उठा पा रहा था, सिर्फ जो ब्रिटिशर्स थे वो। इसके दो इम्पैक्ट जो है, उसके जो इम्पैक्ट है दो तीन, वो हम देखते हैं। लिखा है दिस सरप्लस वाज ओइंग लार्जली टू द एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स नॉट द इंडस्ट्रियल गुड्स विच इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, यानी हमारे यहाँ से प्राइवेट गुड्स जो थे, प्राइमरी गुड्स जो थे वो एक्सपोर्ट हो रहे थे, इस वजह से इंडिया इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो रहा था। डिस्पाइट द सरप्लस ट्रेड, सरप्लस ट्रेड होने के बावजूद भी जो सप्लाईज थी सेवरल एसेंशियल कम्युनिटीज़ की, जैसे कि फूड ग्रेन की, क्लॉथ्स की, वो उनकी क्या रही थी, कमी आ रही थी, किसमें, डोमेस्टिक मार्केट में। नेक्स्ट दिया बेटा इसमें जो ट्रेड सरप्लस था वर नॉट यूज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जो सरप्लस ट्रेड था उससे ना तो ग्रोथ की जा रही थी कंट्री की, ना डेवलपमेंट किया जा रहा था। इसके जगह पे क्या हो रहा था, इट वाज यूज्ड टू मीट फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका जो प्रशासनिक खर्चा था उसको पूरा किया जा रहा था। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस हो रहे थे लड़ाई झगड़े में, युद्ध में, किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो सभी कहाँ से, इंडिया की बेल से ही दिए जा रहे थे। नेक्स्ट टेस्ट में दिया आगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव और बार एक्सपेंस थे वो पूरे के पूरे लेड टू अ ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, वो सभी इंडिया की वेल्थ से पूरे किए जा रहे थे। इट कंपाउंडेड द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इस वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से बैकवर्ड हो गई थी। आगे देखते बेटा इसमें हम, लिखा है इसमें सरप्लस जनरेटेड एज बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज ओनली स्पेंट टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बार एक्सपेंसेस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, जो सरप्लस जनरेट कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट वो अपने खर्चे के लिए कर रही थी, जो खर्चे थे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड, बार एक्सपेंस से रिलेटेड। इसके बाद जो एक्सपेंसेस थे ये बहुत ज़्यादा वेल्थ को क्या कर रहे थे, ड्रेन कर रहे थे, यानी कि खर्च करने में लगे थे। एज इट वाज नॉट यूज फॉर इन्वेस्टमेंट, ना कि उनको निवेश कर रहे थे। इसका जो परिणाम हुआ, पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस वर एलिवेटेड, यानी कि जो स्थिति हो गई थी वो देश में गरीबी और बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस देखने को मिली। आज जो पार्ट 4 था उसमें इतना ही। कल हम पार्ट 5 में डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो आप वेट करिए कल पार्ट 5 का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर watching. Stay safe and good.